ईवीएस में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में मालूम करेंगे। 9 जनवरी के दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत आए थे। तो ये नेशनल प्रवासी भारतीय दिवस इसको कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, नेशनल प्रवासी भारतीय दिवस। 19 9 9 तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत आए थे। इसमें हिंट ये है कि ये 9th है और ये 19 19 हाँ, और 1915 और 1915 थोड़ा याद रखने अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद है 12 जनवरी को, मतलब 9 जनवरी, फिर उसके बाद करते हैं बात 12 जनवरी की। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे उसे कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी उस तारीख को है। तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन और नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसी तरह से यहाँ पर 23 जनवरी की अगर बात करें तो 23 जनवरी को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस, मतलब नेशनल प्राइड डे। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन ये रहेगा इसमें, इस डेट का। उसके बाद है 30 जनवरी, यानी चौथा चल रहा है ये 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो शहीद दिवस गांधी जी की पुण्य तिथि भी उसे कहा जाएगा, शहीदों का दिन या फिर गांधी जी की पुण्य तिथि, इस तरह से। तो 30 जनवरी तो कौन कौन सा हुआ? 9, 12, 9 के पहाड़े में मतलब जो आता है, तो 12 दूनी 24 होते तो -1, ये 23 जनवरी का एक हो गया। और 30 जनवरी का, ये जनवरी के हिसाब से 4 हुए। उसके बाद फरवरी का तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे अगर बात करें तो डॉक्टर सीवी रमन के जरिए जो रमन प्रभाव की खोज सन 1928 में की गई थी। तो क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज ये सन 1928 ईस्वी में की गई। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, इसको 28 फरवरी को रहेगा। उसके बाद 23 मार्च की बात कर रहे हैं तो शहीद दिवस है। फिर से जैसे कि शहीदों के नाम यहाँ पर बताए गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को एक 23 मार्च जो है तो 1931 को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री क्या है, 1931 को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, 3 नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, तो शहीद का दिवस ये वाला भी आ गया। और यहाँ पर 30 जनवरी को भी शहीद दिवस आ रहा है और गांधी जी की पुण्यतिथि यहाँ पर है। और यहाँ पर है शहीद दिवस, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दे जाने का शहीद दिवस। 1 मई की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड लेबर डे भी होता है, विश्व मजदूर दिवस। और जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम करने का समय 8 से ज्यादा ना रखने के लिए हड़ताल की थी, कि मतलब 8 से ज्यादा ना हो काम का समय, तो ये हड़ताल की थी अमेरिका की मजदूर यूनियन ने। तो वर्ल्ड लेबर डे से कहा जाएगा। उसके बाद 5 जून की अगर बात करें, 5 जून, तो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये रहेगा। मतलब अभी तो आने वाला है, यानी कि अब ये जून जो रहेगा 5 जून आने वाला। तो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लेने हेतु वर्ष 1972 में की थी। तो 1972 में इस दिवस को मनाने की घोषणा कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के तहफ्फुज़ के हिसाब से, प्रति वैश्विक वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक, पॉलिटिकल और उसी तरह से सोशल लेवल पर उसकी अवेयरनेस लाने के हिसाब से 1972 में की थी। उसके बाद 5 सितंबर की बात करें तो ये तो टीचर्स डे होता है, शिक्षक दिवस। और शिक्षक समाज को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जन्मदिन। तो शिक्षक समाज को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण जी की जन्मदिन भी इसको याद रखना है। 14 सितंबर की अगर बात करें तो हिंदी दिवस भी होता है, हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, मतलब नेशनल लैंग्वेज
ना होते हुए में, मतलब उसकी वो एक सहकारी जुबान कौमी, जो कि सरकारी जुबान, उसको राजभाषा याद रखना है, राष्ट्रभाषा नहीं रहना। तो कब है वो? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया। उसके बाद 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर का क्या है? विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। तो 2 अक्टूबर का है वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे, विश्व अहिंसा दिवस, गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। कि 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन हुआ था? तो यहाँ पर महात्मा फुले, ऐसा अगर लिख दिया जाए तो महात्मा फुले अलग हो गए और महात्मा गांधी अलग हो गए। तो वो हिसाब से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जहाँ पर अगर बहादुर शास्त्री का नाम आ गया तो उनका भी जन्मदिन है। तो लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को। और वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे भी, विश्व अहिंसा दिवस भी, क्योंकि गांधी जी ने भी इसके लिए बहुत हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए भी यानी कि कोशिशें की थी। अब है 11 नवंबर का। तो 11 नवंबर को है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। तो अब जैसे कि कभी कभार बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि नेशनल एजुकेशन डे कब है, 5 सितंबर वगैरह इस तरह। तो 11 नवंबर दिमाग में नहीं आता, उसमें ये आता है कि ज़्यादातर सिर्फ 14 सितंबर आ जाता है, लेकिन नवंबर नहीं। तो नेशनल एजुकेशन डे, क्योंकि ये हो गया 14 सितंबर को, 5 सितंबर ये जो आता है, तो 5 सितंबर को टीचर्स डे हो गया सिर्फ। और 14th जो 11 नवंबर को जो रहेगा, तो नेशनल एजुकेशन डे ये आ जाएगा। और बहुत सारे मतलब चाचा नेहरू के उस पर भी कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो वो 14 नवंबर को फिर वो भी आ जाता है, जो कि इसमें तो नहीं आया, क्योंकि ये पूरा टीचिंग से रिलेटेड में सारी चीजें चल रही है। तो इवेंट ना होते हुए में तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर का आता है, सारी चीजें। तो बहुत सारी जगहों पर कैसा होता है कि जो संविधान बन रहा था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऐसे में ये नाम कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, तो नेशनल एजुकेशन डे ये हो गया। उसके बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ये देखिए यहाँ पर नाम आ गया, शिक्षा मंत्री के बारे में अगर आता है, तो भारत के प्रथम पहले शिक्षा मंत्री जो है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन। तो मौलाना आजाद का जन्मदिन सन 2008 से मनाना शुरू हुआ। तो वो 2008 से मनाना भी चालू हुआ, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये एक बात आती है, लेकिन भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऐसा भी आता है, पहले प्रेसिडेंट। तो ये चीजें याद रखना है, एसएससी वालों को ज्यादा ये चीजें आती है। उसके बाद है 3 दिसंबर का, तो विश्व विकलांग दिवस, वर्ल्ड हैंडीकैप डे। 1992 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सम्मान, अधिकार और कल्याण के लिए समर्थन जुटाना है। तो 1992 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सम्मान, अधिकार, उनका हक, उनको उनकी पोजीशन, सम्मान और कल्याण, उनके प्रोग्रेस के लिए समर्थन जुटाना है। तो वर्ल्ड हैंडीकैप डे का ये मकसद में है ज़्यादा। और 22 दिसंबर 22 दिसंबर की अगर बात करें, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे यहाँ पर रहेगा। ये 22, अभी यहाँ पर क्या था, 11, तो 11 दूनी 22, तो 11 का था नेशनल एजुकेशन डे। और ये 22 दिसंबर अगला महीना। तो राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन, सन 2011 से ये मनाना शुरू हुआ। तो ये 22 दिसंबर का ही हो गया नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो ये था। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, तो पृथक्करण ऐसा है वो। तो सेपरेशन मतलब सेपरेट कर रहे हैं किसको, सब्सटेंसेस जो हमारे पास में मौजूद है उन्हें। तो देखिए, पहली यहाँ पर एक बात की जा रही है कि हमारी डेली लाइफ में, आर डेली लाइफ, देर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। कि हम आमतौर से डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने मिलते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से, पदार्थों के पृथक को अलग करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब सेपरेट करते हुए देखते हैं। जैसे कि मिसाल देखिए यहाँ पर दी जा रही है कि चाय की पत्तियों का चालनित्र छलने द्वारा
सेपरेशन करना। तो ये एक हो गया। उसके बाद में दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाना, तो इस तरह से। उसके बाद ये देखिए सेपरेशन की विधियां क्या होती है, प्रोसेसेस। हस्त चयन, ये हाथ से हो जा रही है। थ्रेशिंग, जो कि गेहूं वगैरह मतलब जैसे फटक कर जो निकाले जा रहे हैं उसमें से कंकर वगैरह सारी चीजें, थ्रेशिंग में उस तरह से भी आता है वो चीजें। निष्पावन एक आता है, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। तो इस तरह से 7 टाइप के अलग अलग सेपरेशन की विधियां हैं। अब अगर पहली बात करते हैं तो हैंड पिकिंग, हस्त चयन अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हस्त चयन, हाथ से चुनना। तो चयन मतलब चुनना, और हाथ से तो हैंड पिकिंग। तो हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को सेपरेट करने में किया जा सकता है, पृथक करने में किया जा सकता है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग slightly lighter sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses, इनमें से। उसके बाद अगर थ्रेशिंग की बात की जाए तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में इंडिया और जो डंडियों, तो हाँ, तो डंडियों को पीट कर, मतलब जो डंडियां होते हैं उसको पीट कर अन्न कणों को पृथक मतलब सेपरेट किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जा सकता है। तो कभी कभार उसमें मशीनरीज भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये थ्रेशिंग वगैरह इस तरह से यहाँ पर आ रहा है देखिए। तो ये क्या, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम stalks etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used for threshing large quantities of grains. तो यहाँ पर उसके देखिए कुछ प्रोसेसेस बताए जा रहे हैं। इसको गौर से देखिए, बैल चल रहे हैं। तो इस तरह से ये लेफ्ट वाले में इस तरह से निकाला जा रहा है, ये दूसरे में बैलों की सहायता से, और ये इस तरह से मशीन के थ्रू में। उसके बाद में विनोइंग की अगर बात करें, निष्पावन, तो निष्पावन क्या है कि मतलब विनोइंग। तो ये पावन, पवन, हवा, विंड से, तो ऐसे वर्ड्स वहां से ले लिए गए। हवा की देखिए दिशा जहाँ पर है तो सूप है, और वहां पर भूसा है। फिर भूसा उड़ रहा है, भूसा उड़कर ये अलग हो गया दूर से। ऊपर से उसको एक मेथड से छोड़ दिया गया हवा की रफ्तार में, तो भूसा हवा के साथ में आगे चल गया, और ये जो है तो अनाज यहाँ पर रह गई। तो निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो विनोइंग इज यूज to separating the separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by the blowing air. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. उसके बाद में नेक्स्ट है चालन, सीविंग। कभी कभार हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम, हाँ, छानना है उसे, तो उसके लिए इसके लिए हम छन्नी का मतलब चालनी का उपयोग करते हैं। तो छन्नी से जिस तरह से हम निकालते हैं आटे से, मतलब उसको क्या बोलेंगे, भूसा वगैरह जो रहेगा, तो उसको अलग करने। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर, वी नीड टू रिमूव impurities and when there may be present in it, we use a sieve. तो इस तरह से सीव का इस्तेमाल करके चीजें इस तरह से हो रही है। आटे वगैरह का इस्तेमाल, कोसर फ्लोर वगैरह, सीव, फाइन फ्लोर। तो बाद में ये छना हुआ, छनकर जो आया यहाँ पर फाइन फ्लोर बताया जा रहा है, ये सीव है। और ये कोर्स फ्लोर जो मिक्स है, रफ भूसा मिला हुआ। उसके बाद है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। तो कभी कभार मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करना
संभव नहीं होता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो छलनी से या फिर हस्तचयन से वगैरह से ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो चावल तथा दाल में धूल, कि चावल की धूल या फिर दाल की धूल मिट्टी जैसे हल्के कणों हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले जल से धोया जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, पहले कि पानी से धो लिया जाता है, साफ कर लिया जाएगा। तो समटाइम इट मे not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. Examples, there may be lighter impurities like dust or soil particle in rice or pulses. Rice or pulses are usually washed before cooking. तो पकाने से पहले उसको वॉश किया जाएगा। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। तो अवसादन किसे कहते हैं? तो इसको क्या है, अवसादन कहते हैं अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मतलब व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, कि जब हेवियर कंपोनेंट जो रहेगा उसमें एक मिक्सचर सेटल हो जाएगा, नीचे तली में बैठ जाता है, यानी कि आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, के जल मिलाने पर, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है कि पानी मिला रहे हैं, भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जा रहा है, जो भारी अवयव रहेंगे, हेवियर कंपोनेंट जो रहेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, तो उसको कहेंगे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन। और व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव, कि पानी भी निकाल लिया गया डस्ट के साथ, धूल के, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा डिकेंटेशन, जिसको कहा जाएगा निस्तारण। तो ये दो चीज़ों की बात हो गई, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन की। उसके बाद में नेक्स्ट बात की जाता है, अब ये देखिए उसकी मिसालें हैं। जैसे कि अवसादन की अगर बात करें सेडिमेंटेशन की, तो सेडिमेंटेशन ये है कि उसके अंदर नीचे जाकर मिट्टी और जल का मिश्रण इस तरह से यहाँ पर नीचे बैठ गया। और निस्तारण करना यानी कि डिकेंटेशन के उस अधूलित पदार्थ मिट्टी जो रहेंगी, तो वो साफ किया जा रहा है, कि मतलब वो नीचे बैठ जाने के बाद में उसको इधर निकाल लिया गया, तो फ्रेश वाटर बनेगा। उसके बाद में तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो किस तरह से करेंगे अलग? तेल, ऑयल तथा जल को, मतलब तेल या फिर जो पानी है, तो उनके जो मिश्रण रहेगा, तो इसको इस सेपरेशन विधि के जरिए निकाल सकते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए अक्सर आप छलनी छलनी का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रम को निस्यंदन, मतलब फिल्टर करना कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? फिल्ट्रेशन। जैसे कि पानी भी फिल्टर मशीन वगैरह जिसको कहा जाएगा, तो मतलब एक फिल्टर किया जा रहा है। तो फिल्टर क्या? आफ्टर प्रिपेयरिंग टी यू ऑफन यूज अ sieve टू सेपरेट द टी लीव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरिंग। तो इस प्रोसेस को ऐसा छलनी से जो छाना जा रहा है वगैरह से, तो इसको प्रोसेस को कहा जा रहा है फिल्टरिंग। और ऊपरी जो चीज़ें थी, तो सेडिमेंटेशन किसको कहा जा रहा है? जब मिक्सचर एक सेटल हो जा रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, तो सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस। डिकेंटेशन, वहां से उसको अच्छा पानी वगैरह अलग किया जा रहा है, डिकेंटेशन इस तरह से। इवेपरेशन की अगर बात करें तो ये है कि भाप बनना। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डाल लीजिए और तथा उसे अच्छी तरह से हिलाइए। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कर लीजिए, जल को उबालकर उड़ने दीजिए। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे कि समंदर में मतलब नमकीन रहता है, पानी खारा रहता है, तो वो हिसाब से अब हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं और बीकर में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं और उसे अच्छी तरह से हिला रहे हैं और नमक के जल से भरे बीकर को एक गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के बाद में जल को उबाल कर छोड़ने देना है, कि पानी को उबाल कर छोड़ने दे रहे हैं। और इस क्रियाकलाप में हमने जो मिश्रण था, मिश्रण से जल यानी कि पानी, तो तथा नमक को सेपरेट करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। यानी कि हमने कौन सा इस्तेमाल किया? इवेपरेशन, वाष्पन। तो वो भाप बनने की प्रोसेस का हमने इस्तेमाल किया, उससे अलग करना है। जैसे पानी हो गया और उसके साथ में आप नमक मिला हुआ है, तब दोनों को अलग कैसे कर पाएंगे? तो उसका प्रोसेस है इवेपरेशन। तो ये कहना चाह रहे हो कि इस तरह से सेपरेट हो गया, तो ये हो गया इवेपरेशन। इवेपरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है? वाष्पन तथा संघनन। तो रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। अब क्या करना है कि रेत और नमक का मिश्रण ले लेना है। इससे आप कैसे सेपरेट करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यावहारिक नहीं होंगी।
कि हम इसे चुनकर तो अलग नहीं कर पाएंगे कि नमक को अलग चुन रहे हैं या कंकर को अलग, तो ये बराबर नहीं रहेगा। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। अब यहाँ पर नीचे इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निसंदेयन, वाष्पन तथा संघन विधियां प्रयोग कर सफलतापूर्वक प्रक्रिया की है। तो हम किस किस तरह से उसको इस्तेमाल किया कि वे हैव यूज दिस 10 सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर, कि हमने क्या अलग किया, सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर। तीन चीजें यहाँ बताई जा रही कि पानी, नमक और रेत, इसको हम प्रोसेस को डिकेंटेशन के थ्रू, डिकेंटेशन क्या था कि नीचे जब बैठ जाएगा एक भारी मादा, तो उसके बाद में सोल्यूशन को बाहर निकाल लिया जाए, फिल्ट्रेशन छन्नी से, और इवेपरेशन भाप बनाकर, और कंडेंसेशन। कि कंडेंसेशन में क्या था, ये वाले मेथड में था कि नीचे बैठने देना हेवियर मटेरियल को इस तरह। तो अब यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसेस है अलग अलग। आपने कई विधियों द्वारा जल से पंख जैसी अशुद्धियों को पृथक करने के प्रयास किया। कभी कभार सभी विधियों का उपयोग करने पर भी जल थोड़ा पंकिल रह जाता है। हम इन अशुद्धियों को पूरी तरह से हटा सकते हैं। इस निसंदिग्ध जल को एक ग्लास में लीजिए, फिटकरी के एक टुकड़े को धागे से बांधकर इस जल में निलंबित करके घुमाइए। क्या जल स्वच्छ हो गया? मतलब बोल रहे हैं कि हर तरह से हमने छानने के बाद भी उसमें धूल कहीं ना कहीं रह जाती है। तो वो बता रहे हैं कि यू हैव ट्राइड अ नंबर ऑफ मेथड्स टू सेपरेट impurities लाइक मड from water. Sometimes the water obtained after employing all these processes could still be a little muddy, कि थोड़ा सा उसमें आ ही जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने, हाँ, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसी कहावत बनाई है ना कि मतलब जैसे कि कितना भी छानो तो जितना देखे उतना कचरा मिलेगा, तो बोल रहे हैं उसमें फिटकरे घुमाइए। So let us see if we can remove even these impurities is completely. Take this filtered water in a glass, tie a thread to a small piece of alum, and suspend the piece of alum in the water and swirl. Did the water become clear? तो यहाँ पर इस तरह से वो हो जाएगा, मतलब ऊपर तैरेंगी वो मतलब मिट्टी, और वो हो जाएगा प्योर। अब यहाँ पर सवालत के जवाब देना है, तो अनम्यूट करके दे सकते हैं आप। A farmer wanted to separate the grain from the chaff. This can be achieved by the process called। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया को, इसमें से क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर 2। इसके लिए गौर करना है। हेलीकॉप्टर में जाते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पैर में चलेगा, तो ये विनोइंग। जवाब देने के बाद म्यूट कर लीजिए। अब फार्मर, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा? विनोइंग। तो विनोइंग सही है, राइट। निष्पावन, तो पावन पवन से याद रख सकते हैं आप, विनोइंग विंड से, विंडो से। और ये जो है तो इसमें सेपरेट गेन्स फ्रॉम द शेफ, इस तरह से भूसे को अलग करना, दानों को भूसे से अलग करना। द प्रोसेस टू सेपरेट impurities फ्रॉम सॉल्ट, फ्रॉम वाटर, बटर, फ्रॉम कर्ड। कर्ड मतलब दही से, स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम व्हीट इज कॉल्ड। तो ये कह रहे हैं कि प्रोसेस सेपरेट करने की इम्प्योरिटीज को, पानी से, बटर, और बटर को कहाँ से? दही से। दही से मक्खन निकालने, और गेहूं से छोटे कंकर, यानी कि स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम व्हीट, ये सबको करने की क्रिया को क्या कहेंगे? मिक्सचर, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन या सब्लिमेशन? ऑप्शन नंबर 3। फिल्ट्रेशन। पानी से अशुद्धि मिटाना है। सब्लिमेशन तो पढ़े। सेकंड सेपरेशन। सेपरेट करना।
इसके अलावा और कोई? और किसी को? फिल्ट्रेशन ही कहेंगे उसको, फिल्ट्रेशन। क्या कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन में क्या रहेगा, छलनी। और इसमें क्या रहेगा सेपरेट करने में? सब्लिमेशन मतलब क्या है, पहले वो बताइए। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसिट होता है सॉलिड फेज से गैस फेज में। मतलब सॉलिड से जब गैस बनेगा तो सब्लिमेशन उसको कहेंगे। यहाँ पर क्या है, उधर पातन, इस तरह से। तो इस तरह उसको ये दो नाम याद रखना है, सब्लिमेशन। उसमें अगर मिसाल ली जाए तो लिक्विड फेज से, मिसाल के तौर पे ड्राई आइस अगर रहेंगी अगर, तो ये सब्लिमेट वगैरह करेगा, तो सब्लिमेशन से याद रखना है। अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, टेक्निक सेपरेट करने की, तो सॉलिड से लिक्विड में, गैसेस, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सॉलिड से लिक्विड ये गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है फिल्टर से। तो इसमें अगर मिसाल ले ली जाए तो वाटर, अगर हम जो पानी पीते हैं तो वो फिल्टर किया जाता है रिमूव करके पार्टिकल वगैरह केमिकल। तो फिल्ट्रेशन का ये मेथड हो रहा है। और उसके बाद में क्या है, मिक्सर। मिक्सर की अगर बात करें तो मिक्सर क्या होता है, कॉम्बिनेशन डिफरेंट थिंग की होती है, मतलब मिला देना, कॉम्बिनेशन सॉल्ट सैंड का, उसका वाटर का, तो उसको तो उल्टा मिलाने में आ रहा है। तो एक सेपरेट करना जो आ रहा है, सेपरेशन। एक और प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है कि प्रोसेस प्योरीफाई जो होता है लिक्विड को, हीट करके कूल करके, मतलब गर्म करके, या फिर आप ठंडा करके उसको क्या कर रहे होते हैं, प्योर कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे वाटर प्योरिफिकेशन, तो वाटर प्योरिफिकेशन का जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि प्योर होता है पानी, तो वो कूल करके होता है, ठंडा करके वगैरह इस तरह। तो कूल करके या हॉट करके आप जो प्रोसेस करेंगे तो उसको डिस्टिलेशन कहेंगे, कभी कभार उस पर भी आ सकता है। और इवेपरेशन का भी हमने देखा कि इस कंपाउंड में, मतलब जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर ड्राइंग क्लॉथ्स अगर होते हैं, वेट हेयर जो होते हैं, मतलब बालों को सुखाना करना, तो ये भी इवेपरेशन के प्रोसेस में आ जाता है, कभी कभार ऐसे अगर सवाल आता है। और सेपरेशन, अगर जो बात करें हम सेपरेशन की, तो सेपरेशन क्या है, प्रोसेस है जो सेपरेट करता है दो सब्सटेंसेस को। उसकी डेफिनेशन ही क्या हो जाएंगी कि सेपरेट करना मतलब दो सब्सटेंसेस को, कि जो कि एक मिक्सचर बन चुका है, मतलब जो मिलकर एक मिक्सचर बना हुआ है। तो टाइप ऑफ सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड होती है मिक्सचर पर। जैसे कि सेपरेट करना वाटर से, बटर से कर्ड आना, ये जिसके अंदर जो आता है बटर से कर्ड, और स्मॉल स्टोन से हीट निकालना, ये ज्यादातर सेपरेट करने के प्रोसेस में आ जाएगा इस तरह। तो ये सारे चीजें जो दूसरे भी नहीं पढ़े थे सब्लिमेशन के, गैस वगैरह से इसको याद रख सकते हैं। और फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे आपको याद रखना होगा। तो ये वाला रहेगा सेपरेशन वाला, इसका सही जवाब सेपरेट करना। उसके बाद व्हेन मिल्क इज पोर्ड ऑन अ क्लॉथ द क्रीम रिमेन्स ऑन इट इट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ये कह रहे हैं कि मिल्क जब पोर कर दिया जाता है किसी कपड़े पर, दूध को उंडेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, तो ये प्रक्रिया आप क्या हो जाएंगी, सीविंग रहेंगी, सेडिमेंटेशन, डिस्पोजल, या फिल्ट्रेशन? फोर्थ रहेंगी सेडिमेंटेशन। मतलब क्या था सेडिमेंटेशन, पार्टिकल, अभी जैसे बताए थे कि पार्टिकल जो सेटल करते हैं बॉटम ऑफ वेसल में, मतलब उनके वेट के हिसाब से नीचे जो बैठ जाते हैं, जैसे कि कीचड़, कीचड़ से याद रख सकते हैं आप सेडिमेंटेशन। ऐसा अगर ज्यादा अगर कंफ्यूज हो रहा है और साधन, तो उसको याद रख लीजिए कीचड़ के थ्रो में, कि मर्ड सेटल हो जाता है बॉटम ऑफ अ पॉन्ड के, मतलब कोई भी एक चीज रह जाती है, मतलब पानी का उसका, तो नीचे थोड़ा सा मिट्टी वगैरह जो जम जाती है, तो ये सेडिमेंटेशन, ये कीचड़ से, इसको ये याद रख लीजिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
सीविंग चालन, तो ये क्या था चालन? सीविंग का हमने क्या देखा था? चलनी वगैरह थी ये। चलनी से मतलब आटा वगैरह के हिसाब से जो देखा था। तो ये भी नहीं रहेगा। उसके बाद डिस्पोजल मतलब क्या रहेगा? डिस्पोजल, जैसे कि अभी ये कोरोना वगैरह जब चल रहा था, डिस्पोजल के किट आ रहे थे, डिस्पोजल वगैरह। डिस्पोजल क्या होगा? निस्तारण। डिस्पोजल मतलब किसी चीज से छुटकारा पाने को ज्यादातर डिस्पोजल कह देंगे लोग, कि किसी चीज से छुटकारा पाना या फिर उसको फेंक देना, मतलब निकाल देना, तो निकालने के प्रोसेस को सिर्फ डिस्पोजल। और फिल्ट्रेशन तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर, मतलब डायरेक्टली कि फिल्ट्रेशन के फिल्टर हो गया, क्योंकि उसके अंदर फिर छानने का प्रोसेस भी आ गया। हाँ, ज्यादातर मतलब फिल्ट्रेशन में याद रखना है कि मतलब छानने का और उसके ऊपर रह जाने के प्रोसेस में ये आ जाएगा। उसके बाद सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, कि हमें नमक मिलता है सी वाटर से, कौन से प्रोसेस से? तो एवेपरेशन प्रोसेस। ये जैसे कि एक मिसाल भी दी गई थी कि एक बीकर वगैरह लेना है, उसके अंदर नमक डालकर नमक के 2 चम्मच से आप उसको कर सकते हैं अलग अलग। उसके बाद द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। धान के दानों की डंडियों से पृथक करने की विधि, मतलब जो झटकना, तो हाँ, थ्रेशिंग वाला सही जवाब है, थ्रेशिंग। उसके बाद में रेखास मदर एड्स फिटकरी एलम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू, कि रेखा की जो माँ है तो रोजाना तालाब से गाय पानी फिटकरी लाती है। तो इससे क्या होता है कि क्या जर्म्स खत्म हो जाते हैं या डीकलराइज होता है वाटर, पानी का कलर बदल जाएगा, सेडिमेंट करेगा लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। ऑप्शन नंबर 3 सर। हाँ, 3, क्योंकि हमने इसको सेडिमेंट यानी कि दिमाग में रख लिया तो थोड़ा केचुआ टाइप से, तो फिटकरी से ये पॉन्ड में सेडिमेंट लाइट सब्सटेंसेस इन सॉइल यानी कि निर्मित अवसानित कर। बाद में सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम का देखिए सारे जवाब थे, और इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज हुए थे सेपरेट करने के लिए। तो इसको एक नज़र ये ऊपर हम देखते हैं। देखिए सीविंग वगैरह में ये सारा छलनी का होता था। और इसके बाद में विनोइंग, एक मरतबा विनोइंग, सेपरेट लाइटर पार्टिकल एरिया ऑफ ग्रेन, हवा के जरिए और ये थ्रेशिंग का था, और एंड इस तरह। अब नेक्स्ट करते हैं, तब ये नोट कर देंगे सबको। तो सोलार सिस्टम की अगर बात करें, सोलार सिस्टम पे बहुत सारे सवाल आते हैं प्लेनेट पर, उस पर भी। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह को एवं उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है सूरज। सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। द सन, 8 planets, सैटेलाइट और सम अदर celestial bodies such as asteroids and meteorites together form the solar system। तो सोलार सिस्टम, सोलार मंडल, इन सबको मिलाकर बनता है सूरज वगैरह 8 planets को। और ये भी याद रखना है कि सन प्लेनेट नहीं है, ये अलग है। देखिए, तो सोलार अलग है, 8 planets से, सेटेलाइट अलग हो गए, और उसके बाद में कुछ सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पर गए, और कुछ एस्ट्रॉइड एंड मेटेरिटीज टुगेदर द फॉर्म सोलार सिस्टम। वी गिव इट द नेम ऑफ द सोलार फैमिली। उनको हम सोलार फैमिली भी, खानदान भी कहते हैं,
whose head is sun, जिनका मुख्य जो है तो हेड जो है तो सन है, सूरज। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, फॉर द सोलर सिस्टम। तो ये इन सोलर सिस्टम का सिर्फ एकमात्र जो है तो एक ही सोर्स है लाइट का और हीट का, गर्मी और रोशनी का, वो है सूरज। सूर्य के 8 ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों को अपने अपने उपग्रह है। तो बुध और शुक्र को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के अपने अपने उपग्रह भी है। तो क्या है, सारे सबके ओन सैटेलाइट्स है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट्स। द 8 planets of suns are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारे एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनस, तो सिर्फ मर्क्यूरी और वेनस को अगर छोड़ दिया जाए तो वेनस और मर्क्यूरी छोड़कर इस सब के अपने अपने सैटेलाइट्स है। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन से प्लेनेट को से ओन सैटेलाइट नहीं है। तो अगर सिर्फ सवाल में अगर आ गया मर्क्यूरी कहीं पर और कहीं पर वेनस, तो ये उसका जवाब होगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जिसको दीर्घ वर्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज इन फिक्स पाथ। तो एक ही फिक्स्ड पाथ में वो घूमते हैं। दीज 5 एरिलोंगेटेड, तो इनको कहा जाता है कि एरिलोंगेटेड। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और उनको कहा जाएगा ऑर्बिट्स। ये कक्षा कहलाते हैं, मतलब ऑर्बिट्स कहलाते हैं। तो ऑर्बिट और अराउंड सन ये घूमते रहते हैं, एक महवर, जिसको उर्दू में महवर कहा जाता है। हाँ, और निज़ाम शमसी वगैरह ऐसे वर्ड उसमें आते हैं। हाँ, ये सारे। उसके बाद में प्रकाश की गति लगभग कितना है ये, तो 3 लाख, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो कितना है द स्पीड ऑफ लाइट, के लाइट की स्पीड, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। डिस्पाइट दिस स्पीड, इस स्पीड की गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट, मतलब उसको इसके बावजूद भी 8 मिनट का टाइम लगता है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की उसकी रफ्तार है लाइट की, लेकिन फिर भी वो जमीन तक आते आते 8 मिनट का टाइम लेती है। ये भी सवाल आता है ईवीएस में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कि सूरज से अगर दूरी की अगर बात करें तो पृथ्वी जो अर्थ है वो तीसरा ग्रह है। तो अर्थ क्या है, तीसरा, थर्ड प्लेनेट है। और अभी 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएंगी, कभी भी चलते चलते, तो इसको एक बार और हम रिपीट करने वाले। So Earth is the third planet in the terms of distance from the Sun. In size, it is the 5th largest planet. और साइज की अगर बात करें तो 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। It flattens a bit near the poles. तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा चपटी है, उसकी ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। This is the reason why its shape is called the geoid. तो मतलब डायरेक्टली सर्कल या फिर पूरा गोल नहीं है,